रेडी। मैं ओपी ओझा बायो क्लासेस से बोल रहा हूँ। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड एथेनोइक एसिड के बारे में बताया था और आज मैं बताने जा रहा हूँ एथेनॉल, जो कि अभी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सिलेबस के अंदर इसको रखा गया है। इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई के मॉडलाइज के अनुसार क्वेश्चन का पैटर्न कुछ बदल चुका है। इस बार एग्ज़ाम में जो होगा 26 में जो भी एग्ज़ाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, इंटर या मैट्रिक, इसमें कुछ मॉडलाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे खासकर 10 में जो मिक्स क्वेश्चन आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन को मिला दिया जाता था, अब वो बात नहीं होगी। अब हर सेक्शन को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। बायोलॉजी सेक्शन ए में होगा, केमिस्ट्री सेक्शन बी में होगा और फिजिक्स सेक्शन डी में होगा। और आसान हो जाती है यदि हम लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री को अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं, जिसका फिजिक्स भी अगर तैयारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर साइंस में अच्छी सफलता मिलेगी। अब ज़रूरत है एनसीईआरटी के हर एक्टिविटीज़ बेसिस क्वेश्चंस का, हर केस बेस्ड क्वेश्चंस का और हर रिएक्शंस का, जो एनसीईआरटी के आपकी किताब में दी गई है, बस उतना ही पढ़ना है। कहीं भी आपको डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे गारंटी हो जाती है कि साइंस में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है जो कार्बोक्सिलिक, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है, OH जिसको बोलते हैं, जिसका दूसरा मेंबर होता है एथेनॉल C2H5OH। और निश्चित तौर पे हम देखेंगे कि इसकी भी मेल्टिंग और फिजिकल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट -117 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सी होती है। अब यहाँ पर आएंगे, एथेनॉल एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, गुड सॉल्वेंट भी होता है, वाटर में तो रेडली सॉल्युबल हो ही जाता है। कारण कि ये भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप से बना होता है, तो वाटर में इसको सॉल्युबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि ये प्लेजेंट स्मेल भी देता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, निश्चित है कि लिटमस पेपर इससे अफेक्टेड नहीं होगा। अब कुछ इससे रिलेटेड टर्म होता है, जैसे रेक्टिफाइड स्प्रिट की बात आती है। यदि हम लोग एथेनॉल में 5% वाटर को मिक्स कर दें तो रेक्टिफाइड स्प्रिट बन जाती है, जो काफ़ी आप देखा होगा कि कॉमर्शियल अल्कोहल के रूप में जानी जाती है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 100% एथेनॉल होती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानी जाती है। डीनेचुरेटेड अल्कोहल मिक्स विथ सम पॉइजनस स्ट्रक्चर सबस्टांस लाइक मेथनॉल और pyridine। ये कॉमर्शियल अल्कोहल को जब किसी फैक्ट्री में ले जाई जाती है तो उसका कुछ पॉइजनस स्ट्रक्चर बना दी जाती है, जिसको हम लोग डीनेचुरेटेड अल्कोहल बोलते हैं, ताकि जो ड्रिंक्स करने वाले लोग हैं इसका मिसयूज नहीं करें। और ये कलर भी, pyridine डालने से कुछ कलर भी चेंज हो जाती है, जिससे वो लोग प्रिकॉशन के रूप में समझ जाते हैं और इनका दुरुपयोग नहीं करते। अब जहाँ तक कुछ रिएक्शंस की बात होती है, तो केमिकल रिएक्शन जो एनसीईआरटी किताब में दी गई है तो मात्र 3 ही दी गई है और इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। निश्चित एथेनॉल एक गुड कंबशन होता है और कंबशन के कारण जब इथेनॉल को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी भी मिलती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इथेनॉल एक गुड फ्यूल के रूप में होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल जलाने बर्न करने के बाद कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी बनता है, लेकिन इथेनॉल में ऐसा नहीं बनता। कुछ कंट्री में तो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिल के एक गुड फ्यूल भी बनाई जाती है, जो पावर अल्कोहल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आते हैं
कंबशन में आप देखोगे एथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के बाद चूंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो निश्चित तौर पर ये नॉन सूटिव फ्लेम देगा और इसमें हीट और एनर्जी भी काफ़ी होगी। अब सोडियम ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है कि जब यहाँ पर देखा जाता है कि एथेनॉल में सोडियम डाली जाती है तो एक इफरेंस टाइप की एक गैस निकलती है। तो सोडियम आपने देखा होगा कि सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और रिप्लेस करने के साथ देखोगे कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सोडियम इससे जुड़ जाता है और बना देता है सोडियम एथोऑक्साइड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। रिएक्शन को यदि हम समझ के पढ़ें और लिखें तो निश्चित तौर पर ये रिएक्शन काफ़ी आसान हो जाती है। और तीसरा रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन का। तो डिहाइड्रेशन हम जानते हैं कि कॉन्क H2SO4 गुड वाटर एब्जॉर्बर है। यदि एक टेस्ट ट्यूब में लेके कॉन्क H2SO4 की कुछ ड्रॉप एथेनॉल में डाली जाए और 443 यानी 443 केल्विन पर इसको गर्म की जाए तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन बन जाता है। और जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का भी रिएक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऑक्सीडेशन में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एल्वेज यूज किया जाता है। पहला है पोटासियम परमैंगनेट जो अल्कलाइन होता है या नहीं तो पोटासियम डाइक्रोमेट जो एसिडिक होता है। इन लोगों का एथेनॉल में ऑक्सीडाइज कराने के लिए जब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज की जाती है तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और बना देता है एथेनोइक एसिड और वाटर। इस तरह की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इस रिएक्शन को हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो निश्चित हमें सफलता मिल जाएगी। अब रह गई बात कि एथेनॉल, यदि एथेनॉल को बहुत लोग कंज्यूम भी करते हैं ड्रिंक के रूप में, उसके कई इसके फॉर्म बन जाते हैं, जैसे बियर्स है, विस्की है, वाइन्स है, यानी विभिन्न प्रकार के कंजम्स करने से क्या हमारे हेल्थ पर असर पड़ता है? निश्चित पड़ता है। यदि हम लोग देखेंगे कि एथेनॉल के जो रेगुलर यूज कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी मेटाबॉलिक सिस्टम जो होती है वो स्लो हो जाती है और मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होने के कारण उनकी कई बॉडी में कई डिसऑर्डर होने लगता है, कई प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे उनको काफ़ी मेंटल कंफ्यूज होने लगता है, लीवर का फंक्शन भी सही नहीं हो पाता और उनके मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी सही नहीं हो पाता, चूँकि ब्रेन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और इस तरह एक ऐसे कंज्यूम्स करने वाले लोग समाज से एक अलग पहचान बना लेते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा इसका यूज करने से काफ़ी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और हम देखिए सामाजिक रूप से काफ़ी हम लोगों को हानि हो सकती है, इसलिए इनसे बचा जाए तो कहीं अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अल्कोहल का यूज टिंचर आयोडीन का मतलब यदि अल्कोहल में 5 से 10% आयोडीन का सोल्यूशन डाला जाए तो वो टिंचर आयोडीन बन जाती है जो एक अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करती है। उसके बाद आपने देखा होगा कई कप सिरप में, कई टॉनिक में कुछ मात्रा इनकी मिला दी जाती है जो एक तरह का एक सेडेटिव नेचर का होता है जो थोड़ा सा उनको राहत देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मेडिकल कंजम्पशंस के अलावे यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो ये समाज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अल्कोहल मेडिसिन के रूप में यूज होने के साथ साथ इसका कभी कभी लोग इसके रूप में मेथनॉल को यूज कर लेते हैं और मेथनॉल इतना घातक होता है, इतना डेंजरस होता है कि मेथनॉल पीने वाले लोग यदि उसको थोड़ा की मात्रा में ड्रिंक करते हैं तो मेथनॉल लीवर के सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे लीवर के सेल्स कोगुलेट कर जाता है और लीवर का सेल जब कोगुलेट कर जाएगा तो वो इंसान देर डेथ कर जाता है। इसके अलावे कभी कभी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है
और वो आदमी कंप्लीट ब्लाइंड हो जाता है। तो ऐसे अल्कोहल से हम लोग को बचना चाहिए। और हम लोग देखते भी हैं कि जहरीली शराब पीने से बराबर मौत हो रही है, जो कि यही मुख्य कारण है। इससे हम लोग को बचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।